नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तहे दिल के साथ में फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। जीआईएनओ कहते हैं और मेरी तरफ से दोबारा वापस आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हो मेरे प्यारे साथियों। जो आने वाला हमारा नव वर्ष है उस पर आप लोगों को तहे दिल के साथ में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पहले से ही। तो 1-2 या कल अपना नव वर्ष हमारा आने वाला है। तो बेटा जी, उस नव वर्ष पे आप लोग क्या आपने थिंकिंग की हुई है, क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है, क्या विचार किए हुए हैं आप लोगों ने, वो मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे। तो नो डाउट जैसे ही नया साल आता है वो हमारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हमारे पास में एक बहुत बड़ा चांस होता है कि हम लोग बुरी आदतों को बिल्कुल ही, है ना, एक तरफ रख दें और अच्छी आदतों को हम लोग अपने अंदर गेन करें। तो इसी प्रकार से बेटा जी, ये जो नव वर्ष हमारा आने वाला है 2022, वो खासकर 11th वाले क्लासेस के लिए बहुत ही अहम इंपॉर्टेंस जो है वो आप लोगों का सत्र रहेगा। अब कोई देख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर वाले की दया रहमत के द्वारा कोरोना धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि जल्दी ये खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों को इससे थोड़ा सावधानी हम लोगों ने अभी भी बरतते रहना है ना। गाइडलाइन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा है उस गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो करते रहना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही हमारा 2022 जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें आपके एग्जाम भी होने वाले हैं और एग्जाम के बाद में तुम लोग 12th क्लास में भी आओगे। 12th क्लास जो कहते हैं बोर्ड की क्लासेस होगी हमारी। चाहे आप किसी भी स्टेट से बैठ करके मेरे को देख रहे हो, आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, तो बेटा जी आप लोगों ने तसल्ली के साथ में ये विचार जरूर आप लोगों के माइंड में लाना है कि मेरे को 2021 और 2020 जैसे गया था वैसा हमारा 2022 नहीं जाना चाहिए। हमें जी जान लगा करके 2022 में जितनी भी ज्यादा स्टडी करनी है उतने ज्यादा से ज्यादा हम लोग को स्टडी करनी है। और जो हमने सपने माँ बाप को बताए हैं या जो सपने हम लोगों ने देखे हैं उन सपनों को हम लोगों ने साकार करना है। तो आइएगा बेटा जी, गुजारिश करेंगे आप लोगों का, जैसा 2021 आप लोगों का खुशी के साथ में गया हो तो उससे भी ज्यादा खुशियां तुम लोगों को ये नव वर्ष जो आने वाला है हमारा, वो नव वर्ष आप लोगों को खुशियों का बहार कहते हैं जिसको ना, वो खुशियों की बहार आप लोगों को लेकर के आई ये वाला सत्र। तो सभी की दोबारा वापस आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे साथियों दोबारा। और यूं ही आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर देता रहूंगा मैं, है या नहीं है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग। जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था उसके आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कल की क्लास को हमने डिस्कस किया था, तो कल की क्लास के अंदर बेटा जी अपने कुछ स्पेक्ट्रम्स पढ़ लिए थे, एटम और एटम के स्पेक्ट्रम, है ना, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्ब्ड और इमिशन स्पेक्ट्रम। फिर बाम्बर ने बताया था हाइड्रोन स्पेक्ट्रम के बारे में, कुछ सीरीज आई थी हमारे सामने। इन सीरीज के बारे में हम लोग वेव नंबर फाइंड करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला आया था हमारे पास, है ना, सेमी इनवर्स जो भी आएगा। उसके बाद में एक फॉर्मूला तुम लोगों को दिया था मैंने बेटा, सॉरी न्यूमेरिकल दिया था, शायद तक में भी तुम लोगों ने वो न्यूमेरिकल तुम लोगों ने जो भी हल किया होगा वो कर लिया होगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने कल की क्लास को आगे चलते हैं अपने आज की क्लास, ये आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। काफी अहम क्लास रहेगी आज की भी हमारी। बस ये 1-2 दिनों में हमारे चैप्टर फिनिश होने वाला है। बस बड़े टॉपिक आप लोगों का एक क्वांटम नंबर बचा हुआ है और कुछ थ्योरीज बची हुई, उसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ज्यादा हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक हम लोगों ने कल जहां तक हमने छोड़ा था। तो आ जाइए बेटा जी, सभी को मेरी तरफ से भी बेटा जी जो मेरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से भी बेटा जी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सभी को। जीआईएनओ कहते हैं आप लोगों को, आरबीसी के द्वारा आप लोगों के लिए नए सत्र पे कुछ नई चीजें आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आई जाएंगी और आप लोगों को पहले उसका अनाउंस कर दिया जाएगा कि नए सत्र पे हम लोग किस प्रकार से स्टडी करनी है। और मैं क्षमा चाहता हूँ 12th क्लास वालों के साथ में कि 12th क्लास वालों के लिए हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस को थोड़ा विराम दे पाए थे, हम लोग बहुत प्रॉब्लम हुई मैं जानता हूँ। लेकिन जो भी चीजें होंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे या फिर जो हमारे एनुअल एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बेस पर आप लोगों को मैं जरूर आप लोगों की जितनी हो सकती है उतनी मैं हेल्प करूंगा, है ना। वैसे टाइमिंग की वजह से मैं आप लोगों की क्लासेस को विराम दे पाया था क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चलती रही थी और इस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती है ना। तो समस्या आ गई थी, घर परिवार में भी कुछ समस्याएं आती रहती हैं सभी के घर में। तो बेटा जी जरूर आप लोगों के लिए जरूर इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप लोगों के पास में अभी जो लास्ट 60 डेज आपके पास में पड़े हैं, आई जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर द 12th क्लास,
अगर कोई 12th क्लास वाला बच्चा या कोई 11th क्लास का जो बच्चा जिसका भाई या बहन जो 12th क्लास में पढ़ रहा होगा उसको जरूर ये अनाउंस करना, बताना कि जो पिछले जो भी टाइम था वो बीत गया हमारे, लेकिन आगे हमारे 60 डेज जो हमारे बचे हैं, उन 60 डेज की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ने की, और उस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हम लोगों ने अच्छी प्लानिंग के साथ में, मास्टर प्लान के साथ में तुम लोगों ने स्टडी करनी है। और नो डाउट जैसे ही नया वर्ष स्टार्ट होगा, नए वर्ष पे आप लोगों को मैं बता दूंगा कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जितनी हेल्प कर सकती हैं उतनी मैं हेल्प आप लोगों की करूंगा बेटा जी, है ना, मोस्ट क्वेश्चंस के तौर पे या इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे। तो आइएगा 12th क्लास के साथ साथ 11th क्लास वालों बेटा जी आप लोगों के लिए भी जरूर लेकर के आएंगे, आप लोगों के लिए भी नए वर्ष पे कुछ धमाका जरूर लेकर के आएंगे, आप लोगों के लिए भी कुछ चीजें जो आप लोगों के लिए काफी हेल्प करेंगी बेटा जी। तो आइएगा, वो हमारी नए वर्ष की बातें रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास का। तो प्रारंभ करते हैं बेटा जी टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? इक्वेशन, हाँ, इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली की समीकरण, ठीक है जी, हाँ। डी ब्रोगली की समीकरण या सिद्धांत भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी भी कह सकते हो आप, ये लोग थ्योरी भी लिख सकते हो आप, सिद्धांत। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या कहता है या डी ब्रोगली की समीकरण क्या कहती है? बहुत आसान है बेटा जी, थोड़ा आराम से समझिएगा आप लोग। करें शुरुआत, बोलिए जरा, आप लोगों के साथ में शुरुआत कर दी जाए। आ जाओ। तो डी ब्रोगली ने कुछ रिलेशंस हम लोगों को बेटा जी बताए, है ना, किसके बीच में रिलेशन बताया और क्या उसने बातें कही, वो तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी आज। तो जो डी ब्रोगली था, उस डी ब्रोगली ने बेटा जी रिलेशन बताया किसके बारे में? संबंध बताया किसके बिटवीन? उसने एक्सप्लेन किया बेटा जी वेवलेंथ, बोले तो तरंग दैर्ध्य। क्या होती है तरंग दैर्ध्य? आप लोगों को मैंने बता चुका हूं बेटा जी, जिसको शो करते हैं अपने लैम्डा से। और मोमेंटम, संवेग, इन दोनों के बीच में बेटा जी उसने रिलेशन बताया था। किसके किसके बीच रिलेशन बताया उसने? तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच में उसने रिलेशन बताया। क्या रिलेशन बताया? कि जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जी किसके? मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। जो तरंग दैर्ध्य है वो संवेग के क्या होता है बेटा जी? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख सकते हो आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अपने जानते हैं बेटा जी तरंग दैर्ध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा P से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। क्लियर है बात? 1/P। अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो बेटा जी एक कांस्टेंट लग जाता है हमारा H/P। ये कांस्टेंट लग जाता है हमारा। आप चाहो तो H को उस तरफ ट्रांसफर करो, मल्टीपल कर दो, तो बेटा जी अपने लैम्डा, है ना, लैम्डा बराबर में लिख सकते हैं H/P।
यहां पे तुम्हें पता है बेटा जी लैम्डा क्या चीज है, वेवलेंथ है, एच क्या चीज है, प्लांक कांस्टेंट, और पी क्या चीज है, मोमेंटम है। लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो बेटा जी, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड एच इज द प्लांक कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम, संवेग। तो ये समीकरण आई हमारे पास, लैम्डा बराबर में क्या आ गया, एच अपॉन पी। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, जिसको कहते हैं बेटा जी डी ब्रोगली की समीकरण। क्या कहते हैं, डी ब्रोगली की समीकरण। कोई चिंता नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, अगर अपने यहां तो कोई डाउट है क्या, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। डी ब्रोगली ने क्या कहा, रिलेशन बताया वेवलेंथ और मोमेंटम, संवेग के बीच में, संवेग के बीच में है ना, संवेग यहां नहीं लगेगी ना, इधर लगेगी, संवेग के बीच में रिलेशन बताया उसने। क्या कहा, द वेवलेंथ इज डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। इफ द वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द लैम्डा, और मोमेंटम को, समय को पी से रिप्रेजेंट करें तो अपने ये लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए तो ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा बेटा जी अपने लिख सकते हैं, अपने जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं। अच्छा, संवेग किसे कहते हैं, कोई बताएगा बेटा जी, मोमेंटम क्या होता है, संवेग किसे कहते हैं, हाँ संवेग किसे कहते हैं बताओ, संवेग का मतलब क्या होता है। हाँ, तो संवेग बराबर में क्या होता है बेटा जी, मास इनटू वेलोसिटी। मास को m से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वेलोसिटी को बेटा मैंने v से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं संवेग p बराबर में क्या लिख सकते हैं अपने, mv लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, p बराबर mv आ गया। अच्छा, अपने जानते हैं, क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली की समीकरण अभी तुम लोगों ने पढ़ी थी, लैम्डा बराबर में क्या होता है, h अपॉन पी, और चूंकि p किसके बराबर आ गया, p बराबर आ गया mv के, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों लैम्डा बराबर में आ जाएगा h अपॉन mv। प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से भी आप लोगों को, लैम्डा का मान दे दिया जाएगा, m का मान दे दिया जाएगा, ये मान दे दिया जाएगा, कुछ भी मान दे दिया जाएगा इनमें से कोई भी, और वैल्यूज तीनों में से इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, प्लांक कांस्टेंट तो तुम लोगों को पता है, h की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, हाँ 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल। ये जूल जो है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है। अब इनमें से कोई दो वैल्यूज आप लोगों को दे देगा और आप लोगों से कोई क्वेश्चन आप लोगों से कंसीडर कर सकता है, तो इस फॉर्मूले को आप लोगों ने भूलना नहीं है। क्या आ गया, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। बात आ गई समझ में। यही समीकरण हमारी क्या है बेटा जी, डी ब्रोगली की समीकरण है, ये वाली समीकरण जो है वो डी ब्रोगली की क्या है, समीकरण है। दिस इज द h। आगे बात समझ में। अच्छा, ये समीकरण कैसे आई, किस प्रकार से आई, ये इक्वेशन जो है वो समीकरण जो है वो किस प्रकार से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये तमाम बातें अगर आप लोगों से पूछी जा सकती हैं तो किस प्रकार से पूछी जाएंगी, जरा एक बार आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया नोट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, देखा मैंने भी आप लोगों के बुक के अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है। तो बुक में क्वेश्चंस बेटा जी आप लोगों को इस प्रकार से दिए हुए हैं कि एक, अच्छा देखो लैम्डा लिखना चाहो तो लैम्डा पता है अपने को, m बोले तो मास पता है अपने को, v बोले तो वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी है, h पता है, ये v पता है। तो देखो h का मान पता है, इसमें से और इसमें से, इन तीन में से तुम लोगों को कोई दो वैल्यू दे देगा
और 2 वैल्यू देने के बाद में आप लोगों से कोई एक वैल्यू आप लोगों से कंसीडर कर लेगा, पूछ लेगा आप लोगों से। आगे बात समझ में, कोई चिंता वाली बात नहीं है आप लोगों की। करें इसके आगे, चलो फिर इसके आगे चलते हैं अपने। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो डी ब्रोगली की जो तुम लोगों ने समीकरण निकाली, अभी जो हम लोगों ने समीकरण निकाली कि लैम्डा बराबर में क्या होता है, H/mv, है ना। ये जो डी ब्रोगली की समीकरण है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करोगे, ये सिद्ध कैसे करोगे कि भाई साहब ये लैम्डा बराबर में H/mv होता है। अब ये कैसे प्रूफ हुआ, कैसे उत्पन्न हुई ये डी ब्रोगली की समीकरण? बहुत आसान है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है हम लोगों को। अच्छा, याद है आप लोगों को? चलो मैं सत्यापित करके देखते हैं, अपने इसको सिद्ध करके देखते हैं। आइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा जी। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने यहां, डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन लिखोगे या उत्पत्ति लिख लो आप, की उत्पत्ति। कैसे इसको इसने प्रूव किया कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv ही होता है? कैसे प्रूव किया इसने? अब हमने पिछली क्लासेस में, जिसने पिछली क्लासेस तसल्ली से पढ़ी हुई है बेटा जी, हम जानते हैं वो बातें। क्या जानते हैं? हम जानते हैं एनर्जी, है या नहीं है? एनर्जी किसके बराबर होती है बताओ? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। पढ़ी थी तुमने कभी ये? हाँ बिल्कुल। बोले तो ऊर्जा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति के। आवृत्ति ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। ये हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने तसल्ली से, बेखूबी से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ बेटा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो कांस्टेंट लगाया था, तुमको पता है, H। ये आ गई हमारे पास में समीकरण नंबर 1, है नहीं? यहां E क्या चीज है? एनर्जी। H क्या चीज है? प्लांक कांस्टेंट। V क्या चीज है? V, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। यही तो है। अच्छा, ये समीकरण आ गई। अच्छा, अपने ये भी जानते हैं आइंस्टीन के अनुसार, अच्छा मुझे बताओ आइंस्टीन ने कौन सी समीकरण दी थी? फटाक से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, आइंस्टीन की एनर्जी वाली समीकरण कौन सी थी जो बहुत ही पॉपुलर समीकरण है, जिसके बेस पर आइंस्टीन को बहुत ही एक महान वैज्ञानिक कहा जाता है। आइंस्टीन के द्वारा वो समीकरण जो दी गई थी, वो कौन सी समीकरण दी गई थी? कोई मुझे बता पाएगा बेटा जी? जल्दी से फटाक से मुझे आंसर दो। आइंस्टीन के द्वारा कौन सी समीकरण दी गई थी जिसको कहते हैं आइंस्टीन की समीकरण? बोलो जल्दी से फटाक से बेटा जी, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप लोग बताओ जल्दी से। क्या आइंस्टीन के अनुसार हम जानते हैं एनर्जी जो होती है वो होती है बेटा जी mc² के, है नहीं? यही पढ़ा था तुमने? बिल्कुल, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। हाँ, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, आप लोगों ने याद रख लेना है। तो मैं इसको बेटा जी ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अच्छा, समीकरण लिख देता हूं उसके लिए पहले मैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में बेटा जी 2 समीकरण प्राप्त होगी। एनर्जी इसके बराबर भी है, एनर्जी इसके बराबर भी है, तो एनर्जी hv के बराबर भी है और एनर्जी mc² के बराबर भी है। इसका मतलब E बराबर ये है, E बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, है या नहीं? तो मैं समीकरण नंबर यहां लिख दूं क्या? चलो इधर लिख देते हैं, अपने इधर लिख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आपने डिस्कस करें बेटा जी, तो क्या लिख सकते हैं? यदि समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 2,
E बराबर एच व्यू, E बराबर एम सी स्क्वायर, ये भी E इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एच व्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक दूसरे के बराबर आ गया। ये बात आई समझ में? अरे बोलो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा अब देखिए बेटा जी, अब हम क्या करते हैं, इस v को मैंने इधर भेज दिया, इस v को अपने इधर भेज देते हैं, ठीक है ना जी? हाँ, नहीं तो चलो अपने इस c को अपने इधर भेज दूं मैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एच वी अपॉन सी स्क्वायर को नीचे भेज दिया मैंने, c गुना में c बराबर m, c गुना में c का मतलब होता है c स्क्वायर हो गया ये। अरे बोलो, प्लस में नहीं मल्टीपल में ये है हमारा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इसको ऐसा? बिल्कुल हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आगे चले, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 अपॉन सी गुना में एच वी अपॉन में सी बराबर में एम। जिनको कंफ्यूजन है बायो वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने 1 अपॉन ऐसे लिख दिया, सी इंटू सी को ऐसे लिख दिया। हाँ, कोई चिंता करने वाली बात है क्या? हाँ चलो इसको ऐसे मत लिखो, चलो फिर अपने ऐसे लिख देते हैं। ये लो, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, ये लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे। तुम्हें पता है, तुम्हें इस बात का ये पता है बेटा कि लैम्डा किसके बराबर होता है? लैम्डा होता है बेटा जी सी अपॉन, लैम्डा बराबर में क्या होता है, सॉरी v बराबर में क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, है ना? v इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। ये होता है कि नहीं होता? देखो v बराबर में हमने पढ़ा हुआ है, ये चूंकि v बराबर में होता है c अपॉन लैम्डा, पढ़ा था तुम लोगों ने पिछली समीकरणों में। अच्छा इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको मैं ऊपर भेज दूं, इसको मैं नीचे लिख दूं, तो मैं लिख दूंगा बेटा जी, क्या लिख दूंगा, देखा जरा गौर से, लैम्डा को इधर भेज दो, लैम्डा इधर भेज दिया मैंने, तो लैम्डा बराबर में आ जाएगा c अपॉन वी, आएगा कि नहीं आएगा, c अपॉन वी। अच्छा इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो आप, जब इसको उल्टा करोगे तो ये लो, इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन लैम्डा बटा में, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v अपॉन सी। दोबारा फिर देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? दोनों समीकरण बराबर आ गई, सी स्क्वायर को नीचे भेज दिया, सी स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम जानते हैं v किसके बराबर होता है, हाँ v बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को इधर भेज दिया, v को इधर भेज दिया, मैंने ये लिख दिया। इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो आगे वाली संख्या भी उल्टी होगी। देखो ये रहा v अपॉन सी, ये रहा v अपॉन सी, दिख रहा है क्या? मैं थोड़ा लाइट बना देता हूं आपके लिए, ये रहा बेटा जी v अपॉन सी। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन लैम्डा रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? अगर 1 अपॉन लैम्डा रख दिया मेरे प्यारे साथियों, तो इसको मैं लिख सकता हूं h अपॉन सी गुना में 1 अपॉन लैम्डा बराबर में आ गया m। कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए बेटा। अब बस ट्रांसफर करना है और कुछ भी नहीं करना है, ट्रांसफर करते रहो, अपने आप समीकरण मिल जाएगी, है ना? h को भेज दो इधर, h गुना में है बटा में चला जाएगा, c बटा में है ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर में क्या बचेगा बेटा, m गुना में c बटा में h चला गया नीचे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? मुझे लैम्डा याद करना है, लैम्डा, इसको पलट दीजिए, अगर ये पलटोगे तो आगे वाली भी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो अगर हम लोग इसको पलटे तो क्या थी समीकरण, क्या थी, 1 अपॉन लैम्डा बराबर में क्या था बेटा जी, m गुना में c अपॉन में क्या था आप लोगों के सामने, h था। इसको पलट दो, तो पलटने पर तुम्हारे पास में आ जाएगा h, ये भी पलट जाएगा, h अपॉन m गुना c। देखो यहां क्या चीज दिख रही है, यहां लैम्डा हम लोगों को दिख रहा है बेटा जी वेव नंबर, सॉरी वेव लेंथ,
एच क्या चीज है? एच है हमारा प्लांक कांस्टेंट। एम क्या चीज है? एम इज द मास। और ये सी क्या चीज है बेटा जी? हाँ, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। बोले तो वेलोसिटी है ये, हाँ वेलोसिटी है या नहीं है? इसको मैं v बराबर लिख दूं क्या? दिस इज द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। बोले तो v है, ये वेलोसिटी है। तो मैंने c बराबर में ये लिख दिया मेरे प्यारे साथियों। तो हमारे पास लैम्डा बराबर में क्या आ जाएगा? अब इसको हमने ये लिखा है तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा जी h अपॉन m डॉट v। यही हमारी समीकरण थी डी ब्रोगली की समीकरण, है या नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग डी ब्रोगली की समीकरण को आसानी से, इजीली से प्रूफ कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो बेटा, मैंने कहा था, क्या कहा था? डी ब्रोगली ने वेवलेंथ और संवेग के बीच में रिलेशन बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ तो एच लग गया, ये आ गया हमारे पास एच अपॉन पी। पी क्या होता है? पी मोमेंटम होता है। मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम इंटू वी के बराबर होता है। तो ये वैल्यू मैंने डी ब्रोगली में रख दी, तो एच अपॉन एम वी आ गया। ठीक है ना? हाँ, इसको अगर लिखना चाहो तो कैपिटल लेटर में लिख देना बेटा जी, ये लो कैपिटल लेटर में लिख देना, एम वी आ गया हमारे पास। इज द क्लियर? दिस इज एम वी। नेक्स्ट आगे इसको प्रूफ करना है कि भैया ये समीकरण कैसे आई। तो हमने उत्पत्ति करना देखता है, प्रूफ करते हैं अपने किस प्रकार से अपने इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओ तो प्लांक कांस्टेंट हम लोगों ने लगाया था। ये समीकरण हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर में रख दी। देन एच वी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जो कटता है इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इस प्रकार से लिख लिया अपने जानते हैं v बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर सी अपॉन ये आ जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, कैसे भी लिखो आप लोग यहाँ। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, वैल्यू पुट करने के बाद में 1 अपॉन लैम्डा ये आ गया। तो जैसे 1 अपॉन लैम्डा इसके बराबर में आ गया बेटा जी, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये भी पलट जाएगा मामला। अब यहाँ पे जो हमारा c है, c क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को मैंने वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया तो हम लोगों के पास में ये आ गया। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है, यही हमारी समीकरण क्या है बेटा जी? डी ब्रोगली समीकरण। क्लियर है बात? इस प्रकार से हम लोग डी ब्रोगली की समीकरण को आसानी से आइडेंटिफाई या प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन से आप लोगों से पुटअप अगर होगा तो यहां से आप लोगों को बेटा जी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू तुम लोगों को दे देगा और थर्ड वैल्यू तुम लोगों से कंसीडर करेगा। बिकॉज एच तो हमारा कांस्टेंट है, एच हमारा कांस्टेंट है, तो आप इसके बारे में आसानी से फाइंड कर सकते हो। है या नहीं है? कोई चिंता करने वाली बात है या? बोलो जल्दी से फटाक से, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलें फिर इसके आगे, आ जाओ इसके आगे चलते हैं अपने। तो चलिएगा बेटा जी, प्रारंभ करते हैं अपने इसके आगे, एक नया टॉपिक और लेकर के चलते हैं। ये हमारी डी ब्रोगली की समीकरण कंप्लीट हो गई है ना, डी ब्रोगली की समीकरण कंप्लीट हो गई। आगे हमारा एक छोटी सी बात आती है, एक छोटा सा एक सिद्धांत और आता है हमारा। कौन सा? अनसर्टेन थ्योरी ऑफ द हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ द हाइजेनबर्ग। तो ये क्या कहती है बेटा जी? हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की अब अपने नई बात करते हैं। डी ब्रोगली तक हम लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए था। आगे डिस्कस करते हैं बेटा जी अपने हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था। बहुत सिंपल बात बोली हाइजेनबर्ग ने, है ही नहीं? हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? हाइजेनबर्ग ने कहा कि बेटा जी हम लोग ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। क्या बात जानते हैं? मैं बना देता हूं बेटा जी आपके सामने एक बार।
हाइजेनबर्ग के अनुसार, किससे बनाए, अपने से बनाते थे। ओहो, ये लीजिए, ये एटम है हमारा, ठीक है। हाँ, ये न्यूक्लियस, ये नाभिक है, ये नाभिक है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है बात, आ जाओ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां घूमते हैं, है या नहीं है, यहां रोटेशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, घूमते रहते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, जो भी है डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ रोटेट होते रहते हैं, ये न्यूक्लियस है हमारा। क्लियर है बात, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर है बात, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर घूमते रहेंगे इसका मतलब किसी न किसी स्पीड से तो घूमेगी, है ना, किसी न किसी स्पीड से तो घूमेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी इनकी, कुछ ना कुछ तो वेग होगा, मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी इनकी, है या नहीं है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी इनकी, किसी ना किसी स्पीड से ये घूमते रहेंगे। नंबर एक बात आ गई स्पीड, नंबर एक। दूसरी बात, ये घूमेगा 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 इलेक्ट्रॉन, कभी ना कभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां वाली पोजीशन पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉन इस वाली पोजीशन पे भी आएगा, बिल्कुल भी आएगा। तो ये बात होगी बेटे जी पोजीशन, मान लो यहां पे आ गया वो, ये हो गया पोजीशन, स्थिति। तो दो बातें उन्होंने बताई हाइजेनबर्ग ने। पहली बात तो ये बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ रोटेट करता रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता रहता है। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक फिक्स स्पीड या कोई ना कोई स्पीड से तो घूमेगा ही वो, बिल्कुल घूमेगा, हाँ बिल्कुल घूमेगा। ये स्पीड कितनी हो सकती है, ये स्पीड ज्यादा से ज्यादा लाइट की स्पीड के जितनी हो सकती है, जितनी लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड तुम लोगों को पता 3 × 10 की पावर 8 मीटर या 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर। इतनी स्पीड, इससे भी ज्यादा थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन घूमेगा यार, पॉसिबल ही नहीं है इतना। तो कोई ना कोई स्पीड से घूमेगा, ठीक है, स्पीड पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना कितना घूम सकता है, लाइट ज्यादा से ज्यादा लाइट की स्पीड से घूम सकता है। अच्छा, कभी ना कभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यहां पे कभी ना कभी इसकी पोजीशन यहां होगी, पोजीशन। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इन दोनों को एक समय में एक साथ याद नहीं कर सकते। एक ही समय पर इनको बेटा जी एक साथ क्या नहीं कर सकते बेटा जी, निर्धारित नहीं कर सकते, अपने इनका निर्धारण नहीं कर सकते। दोनों का एक साथ सिंगल टाइम पे दोनों चीजें एक साथ फाइंड नहीं की जा सकती। सो अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग, वी कांट एक्सप्लेन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिमिलर टाइम। हाइजेनबर्ग के अनुसार एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन का वेग और उसकी स्थिति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन दोनों में से एक चीज कंफर्म कर सकते हैं अपने, अगर हमने वेलोसिटी एक्सप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, तो बेटा जी हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। एंड इफ द पोजीशन इज डिटरमाइंड, देन वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बेटा उसकी स्पीड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब दोनों में से कोई एक चीज अपने एक समय में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, बट वी कांट डिटरमाइन द बोथ विद सेम टाइम। दोनों को एक सेम टाइम पे अपने फाइंड नहीं कर सकते। तो लिखना चाहो तो बेटा जी क्या लिख सकते हो, लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूं यहां पे, हिंदी वाले लिख लो पहले बेटा जी। हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार एक ही
समय पर इलेक्ट्रॉन का वेग तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। मतलब एक चीज याद हो जाएगी तो दूसरी याद नहीं होगी, और दूसरी याद हो जाएगी तो पहले वाली याद नहीं होगी। मतलब एक चीज जितनी सही तरीके से कंफर्म होगी उतनी ही दूसरी चीज कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब एक चीज अगर हम लोगों ने डिटरमाइन कर दी, निश्चित कर दी, तो दूसरी अनिश्चित होगी। इसलिए कहा जाता है कि एक कंफर्म होगी तो दूसरी अनकंफर्म होगी। हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब दोनों में से केवल एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक चीज बता सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते। अर्थात एक समय पर एक का निर्धारण संभव है, एक का निर्धारण संभव है। मतलब दोनों में से एक चीज कंफर्म हो पाएगी यार। चाहे इसको कंफर्म करो तो वो कंफर्म नहीं होगी। अगर पोजीशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया देन हम लोग उसकी स्पीड भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। यानी कि लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन की यदि स्थिति निर्धारित हो जाती है तो उस समय वेग निर्धारित नहीं होगा, और यदि वेलोसिटी कंफर्म होगी देन वी कांट कंफर्म अबाउट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। So according to the Heisenberg, we explain that only for single time पे केवल और केवल only for one is determined about the speed and the position in the same time। एक ही सेम टाइम पर हम लोग इन दोनों की पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। If we determine the speed of electron then पोजीशन नहीं बता सकते, एंड अगर पोजीशन को कंफर्म कर दिया देन वी कांट एक्सप्लेन अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ना हम उसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन बता सकते, दोनों में से एक चीज है। अच्छा बेटा, मैंने पोजीशन को अगर मान लो पोजीशन को मैंने लिख दिया डेल एक्स से, हाइजेनबर्ग ने लिखा, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा जी डेल पी एक्स से, एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डेल पी एक्स। हाइजेनबर्ग ने पोजीशन को डेल एक्स से लिखा और बेटा जी स्पीड को डेल पी एक्स से लिखा, तो हाइजेनबर्ग ने एक समीकरण दी। क्या दी कि जो स्थिति पोजीशन और जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है या बराबर होती है, मैक्सिमम होती है या बराबर होती है बेटा जी h/4 के। ये इसने बेटा जी समीकरण दी, ठीक है जी। इसी समीकरण को हम कहते हैं दिस इज द पाई है, ये क्लियर है। इस समीकरण को कहते हैं हाइजेनबर्ग की समीकरण, जो किसी डी ब्रोगली ने दी, आइंस्टीन ने दी, हाइजेनबर्ग ने दी। मतलब अलग अलग समीकरणों के द्वारा ये सब बातें हम लोगों को बतलाई गई हैं। यहां अगर तुम लोगों को पूछा जाए हेयर डेल एक्स अगर तुम लोगों को बताया जाए बेटा जी, तो डेल एक्स क्या चीज है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन इलेक्ट्रॉन की। डेल पी एक्स को अगर अपने रिप्रेजेंट करें तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एच क्या चीज है? प्लांक कांस्टेंट। एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, और बाकी वैल्यू तुम लोगों को पता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है बेटा जी 3.14।
ये पाई की वैल्यू है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों को। अच्छा, हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो P होता है वो P किसके बराबर होता है बेटा जी? अभी पढ़ के आए हो तुम, P बराबर में होता है mv। अभी पढ़ के आए हो आप लोग, P बराबर में क्या होता है? mv होता है। अगर ये रहा P, है ना, P बिल्कुल सेम, अगर इसकी जगह मैं ये पुट कर दूं तो समीकरण मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाएगी? समीकरण हम लोग ये लिख सकते हैं, डेल x बराबर में डेल m डॉट v वैल्यू ज्यादा है या बराबर है h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई, इसके बराबर आ जाएगी वैल्यू। आ रही बात समझ में? अच्छा, m क्या चीज है यहाँ पे? m वहां पे मास है, m मास है। v क्या चीज? ये वाला v, ये v क्या चीज है? ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। और ये x क्या चीज है? पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई। अब एक बात जो बताना चाह रहा हूं, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर तुम वेलोसिटी बता दोगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, अगर पोजीशन बता दी तो तुम वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। दोनों में से एक चीज कंफर्म होगी। अगर एक चीज कंफर्म होगी तो दूसरी चीज बिल्कुल ही हमारे लिए क्या होगी? अनकंफर्म होगी, है या नहीं है? तो मान लो मैं वेलोसिटी तुम लोगों को फाइंड करवा रहा हूं, अगर हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर दी तो उस टाइम क्या पोजीशन बता पाओगे? क्या उस टाइम हमें पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए फॉर वेलोसिटी, वेग के लिए, अगर तुम्हें वेग बताना है, फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेग है तो अगर तुम्हें केवल इलेक्ट्रॉन का वेग बताना है तो बेटा जी पोजीशन को तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। देन इन कंडीशन के अंदर हम लोगों का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा जी, चाहे बराबर लिखो चाहे इस प्रकार से लिख दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ये। वेलोसिटी निकाल रहे हो तो ये लो वेलोसिटी निकाल दो, h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई चिंता करने वाली है नहीं बात। तो इस फॉर्मूले से हम क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का वेग बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग, कि इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से क्या कर सकता है बेटा जी? गति कर सकता है। कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो यार, ये ली m क्या चीज है? मास। अच्छा, लिखना चाहो तो लिख लो, ये लीजिए, फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग तुम लोगों को निकालना है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? ये लीजिए, हमने अभी पढ़ा है v बराबर में क्या होता है? h अपॉन 4 पाई गुना m। m बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पढ़ा था तुमने? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। वैल्यू पुट कर दो ये वाला यहां, हाँ, या फिर तुम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ग्राम में कितना आएगा? 1.9 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। वैल्यू पुट करो यहां। h का मान तुम्हें पता है, h का मान क्या होता है? h बराबर में होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल। वैल्यू जब हम लोग इसमें रखेंगे तो बेटा जी हमारे पास में आ जाएगा v बोले तो वेलोसिटी 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 4 का 4 आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 3.14, मास की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 या फिर 28 ग्राम। ग्राम में ले लो आप, ये लो ग्राम, ये जूल। इसको सॉल्व करके तुम लोगों के बारे में बेटा जी वेलोसिटी ऑफ किसका पता चल जाएगा? इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो कहने की मेन बात यह है कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों में से कोई एक चीज कंफर्म कर सकते हैं, है ना। हाइजेनबर्ग के अनुसार हम लोग एक चीज कंफर्म कर सकते हैं, अगर हमने वेलोसिटी को आइडेंटिफाई कर दिया तो हम लोग पोजीशन नहीं बता सकते, और अगर पोजीशन को हमने डिटरमाइन कर दिया तो हम लोग उसकी वेलोसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बात आगे समझ में? अब देखो यहां से क्वेश्चन सॉरी, यहां से क्वेश्चन आप लोगों को अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछेगा जरा देखिएगा जरा सामने। इलेक्ट्रॉन के लिए तो तुमने वेलोसिटी निकाल ली,
इलेक्ट्रॉन के लिए तो तुमने वेलोसिटी निकाल ली। अब अगर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन अगर आप लोगों से कंसीडर करेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, ये लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, ये लीजिए। यदि किसी $200 ग्राम गेंद को 200 ग्राम गेंद को 300 किलोमीटर, मीटर लिख देते हैं अपने यहां पे, ये लीजिए 300 मीटर पर सेकंड, सेकंड ज्यादा हो जाएगा क्या, 30 मीटर लिख देते हैं ना, हाँ ये लो 30 मीटर ठीक रहेगा अपने लिए। 30 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है तो क्या निकालने के लिए पूछेगा। सब चीजें दे ही दी मैंने, पहले से दे दिया आप लोगों को यार, मैं भी बिल्कुल क्या हूं, अपने पूछ लेगा बेटा जी क्वेश्चन से आप लोगों को दे दिया जाएगा, दोनों में से केवल एक चीज पूछ लेगा तो केवल तुम्हें मास देगा वो ना, ये लो मास देगा तुम्हें, केवल मास दे दी, मैं तो सारी चीजें दे दी एक साथ ही, ये लीजिए। तो दे देगा यदि किसी 200 ग्राम वाली गेंद को किसी वेग से डाला जाता है तो गेंद का वेग कितना होगा। किसी भी स्पीड से डाल दी जाए, 200 ग्राम वाली गेंद है भैया, है या नहीं है, तो अपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, है या नहीं, वेलोसिटी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी अगर तुम लोगों को याद होगी तो मुझे लगता है तुम लोग उसकी वेवलेंथ भी फाइंड कर लोगे, तरंग दैर्ध्य भी निकाल लोगे आप लोग। चलो मैं इस क्वेश्चंस को ना एडवांस कर देता हूं आपको, है ना, ये लीजिए। तो मैं तुम लोग को स्पीड भी दे देता हूं, ये लो स्पीड भी दे देता हूं मैं, ये लीजिए मैंने आपको स्पीड भी दे दी। 200 ग्राम वाली गेंद को ये लीजिए 50 मीटर प्रति सेकंड से डाला जाए तो गेंद का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब फाइंड कर सकते हो क्या तुम लोग इसकी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हो, ये क्वेश्चन से आप लोगों को दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को करके देखना जरा आप लोग, हाइजेनबर्ग के आधार पे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। लगेगा हाइजेनबर्ग, बिल्कुल ये लीजिए, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, ये बोला था हाइजेनबर्ग ने, सॉरी इधर चला गया, ये लीजिए, ये हाइजेनबर्ग के द्वारा बातें बतलाई गई हैं। एक बात आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही पार्टिकल सूक्ष्म होता है, वो इतना छोटा होता है कि उसको केवल एक चीज फाइंड कर सकते हैं अपने, चाहे तो वेलोसिटी फाइंड कर लो, चाहे हम लोग उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, तो दोनों में से एक चीज अपने को फाइंड होती है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, बड़ी कोई चीज है तो बड़ी चीज को अपने एक साथ फाइंड कर सकते हो, उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हो, साथ में उसकी पोजीशन भी बता सकते हो। मान लो कोई बड़ा फुटबॉल है, बड़ा फुटबॉल उसको मैं फेंकूंगा
तो एक साथ उसकी तुम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और एक साथ उसकी पोजीशन भी बता सकते हो। बट एटम के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ही माइनर होता है, तो उसकी एक साथ दोनों पोजीशंस और वेलोसिटी अपने एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा जी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डी ब्रोगली के समीकरण को पढ़ा और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया है बेटा जी हाइजेनबर्ग की थ्योरी के बारे में। क्लियर है बात? तो आज की क्लास को अपने यहीं तक विराम देते हैं और कल की क्लास में अपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो आना मत भूलना आप लोग कि क्वांटम संख्याओं को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कौन सी क्वांटम संख्या हमें क्या चीज बताती है। ये तमाम बातें हम लोगों की अगली क्लास में रहेंगी और आगे आने वाली 2 क्लासों में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे बेटा जी। और इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद में हम लोग एक नया चैप्टर इस तक उठा करके ले आ जाएंगे। तो मिलते हैं अपने कल की वीडियो के अंतर्गत। तो आना मत भूलना, कल हमारा क्वांटम संख्याओं का काफी अहम टॉपिक होगा। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुझे बताया करो आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा जितना भी हो सकता है उतनी हेल्प करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंतर्गत। दोबारा फिर मेरी तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हो नववर्ष की। और कल हमारा नववर्ष आने वाला भी होगा, तो उस टाइम भी आप लोगों ने जो चीजें आप लोगों ने घर पे मिठाइयां वगैरह बन रही होंगी तसल्ली के साथ में, तो आराम से एंजॉय करो इनको, है ना। और नए साल पर आप लोगों ने नई सोच लेकर के आनी है माइंड में कि हम लोगों ने बेस्ट तरीके से अच्छे तरीके से हम लोगों को स्टडी करनी है। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ में हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। तो आज लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।